शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के एडिटोरियल की। हम आज पहला जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो भारत और नेपाल के रिलेशन को बताता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत इस एडिटोरियल में करी जाती है, नेपाल की अभी जो सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही है, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, चाहे वहाँ का गवर्नेंस हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो। इसके साथ साथ में आपको ये सारी की सारी चीज़ें बायलैटरल जो रिलेशन है उसमें भी दिखाई देती हैं। अब नेपाल अपनी स्थिति को सुधारने के लिए चाहता है कि इंडिया और नेपाल दोनों आपस में मिल कर के काम करें और अपने अपने जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करें। इसी के चलते चलते हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, इसके साथ साथ में इंडिया, दोनों ने ही प्रैग्मेटिक अप्रोच को अपनाया है। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है प्रैग्मेटिक, ठीक है, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है द्विपक्षीय, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक। तो दोनों ने ही जो है व्यवहारिक अप्रोच को अपनाया है। इसके साथ साथ में म्यूचुअल सेंसिटिविटी के ऊपर ध्यान दिया है ताकि दोनों देशों के जो द्विपक्षीय रिलेशन हैं उनको एनर्जाइज किया जा सके, फिर से उनको ऊर्जा दी जाए और फिर से उनको जीवित किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर के जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, इनकी जो पहली बायलैटरल विजिट रही थी इंडिया की जब से उन्होंने ऑफिस ग्रहण किया है, यदि हम करेंट टर्म की बात करें तो इस मामले में ये नोट करने वाली बात है। बहुत सारे पोस्ट कोविड-19 के बाद में बहुत सारे चैलेंजेस हर देश की इकोनॉमी ने फेस किया, पूरे वर्ल्ड भर में इसका असर हमको देखने को मिला। करंट रियलिटीज़ एज वेल एज ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़। करंट की रियलिटी क्या है, इसके साथ साथ में इस सिचुएशन ने हमें कुछ अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करी थी। इंडिया और नेपाल दोनों के दोनों ही इस योग्य हैं कि वो रिव्यू कर सकता है पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को, अपने बायलैटरल एजेंडा को, जिसके अंतर्गत दोनों देशें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रेड, एनर्जी, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, कोऑपरेशन के ऊपर फोकस करते हैं और इनके ऊपर अपने रिलेशन को मजबूत बनाना चाहते हैं। रियलिस्टिक हैंडलिंग ऑफ इरिटेंट्स, इरिटेंट्स वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर। इरिटेंट्स का मतलब होता है, ठीक है, द्वेष भावना रखना या फिर जलन। तो प्रचंड इस बात को लेकर के डिज़र्व करता है क्रेडिट फॉर दिस, इस चीज़ के लिए उनको क्रेडिट दी जानी चाहिए, चूँकि अब अपने घर में उनकी जो पोजीशन है काफ़ी वीक पड़ते जा रही है एज लीडर ऑफ ओनली द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी के नेता होने के बावजूद भी आपकी जो पोजीशन है वो वीक पड़ते जा रही है। वेल बिहाइंड केपी ओली एंड शेर बहादुर देउबा। केपी ओली, शेर बहादुर देउबा, दोनों ये लोग जो है एकदम टक्कर दे सकते हैं, जो कि वेट कर रहे हैं इनको टेक ओवर करने के लिए। नॉट टू स्पीक ऑफ लीडर्स फ्रॉम स्मॉलर पार्टीज हु आर बीइंग वूइड बाई अपोजिशन टू कास्ट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो आप देखेंगे जैसे ही किसी भी देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गायब होती तो पॉलिटिकल अपोजिशन वाली जो पार्टीज रहते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो जो प्रचंड है उसने शो किया है पॉलिटिकल करेज, थोड़ा सा राजनीतिक रूप से उन्होंने अपने भीतर उत्साह को जगाया है और संभवतः देखा जाए तो उन्होंने श्रीवडली, ठीक है, श्रीवडली का मतलब होता है चतुराई से कैलकुलेट किया है द कॉस्ट ऑफ पेइंग हीट टू द स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल नॉइसेस। तो जो जिस प्रकार से पॉलिटिकल आवाज़ उठ रही है उससे कैसे करके वो निपट सकते हैं, इस चीज़ को उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया है। इसके साथ साथ में कुछ और मुद्दे हैं जिनके ऊपर टेंशन बनी रहती, जैसे कि 1950 की ट्रीटी, बॉर्डर डिफरेंसेस, इंडिया का रिलक्टेंस कि वो रिसीव करना चाहता है एक रिपोर्ट, किस चीज़ की, एमिनेंट पर्सन ग्रुप ईपीजी, जिसको सेटअप किया गया था दोनों सरकारों के द्वारा। इन सब के बावजूद उन्होंने लिसन किया था
लिसन टू द फ्यू वॉइसेस ऑफ रीजन एंड मॉडरेशन। इसका क्या रीज़न हो सकता है, इसका मैं क्या सॉल्यूशन लेकर के आ सकता हूँ। एंड उन्होंने फोकस किया था ऑन अपॉर्चुनिटीज़ टू बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। बेटर फ्यूचर के बिल्ड करने के लिए उन्होंने अपना फोकस फिर लगा दिया। अब चूँकि जो प्रचंड है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अभी काम कर रहे हैं। इन हिज वेरी फर्स्ट टर्म एज ए फायरी माओइस्ट रेबल टर्न पॉलिटिकल लीडर ही डिड गिव इंडिया ए फ्यू रूड शॉक्स। पॉलिटिकल लीडर के तौर पर देखा जाए तो इंडिया को कुछ झटके भले ही उसने दिया हो। क्रॉसिंग रेड लाइन बाय इंसिस्टिंग ऑन विजिटिंग चाइना फर्स्ट। जैसे सबसे पहले जब प्रधानमंत्री ये बने तो सबसे पहले चाइना की विजिट करें, इंडिया नहीं गए, चाइना गए। इसके साथ साथ में डिसमिसिंग द आर्मी चीफ को इन्होंने डिसमिस किया। कंसिडर्ड टू बी ए पैलेस लॉयलिस्ट, ठीक है, उन्होंने उसको क्या कंसिडर किया था कि पैलेस का वो लॉयल आदमी है, किसी का फेवर लेता है। इसी के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया, आर्मी चीफ को डिसमिस कर दिया। टू विच इंडिया टुक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन, लेकिन इस बात का इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया गया। देयर वॉज ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन द माओइस्ट ज्वाइन द पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस विथ रॉयल नेपाल आर्मी। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि कोई यदि माओइस्ट ज्वाइन कर लेता है पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है रॉयल नेपाल आर्मी के साथ छेड़छाड़ करते रहें। इसके बाद इंडिया ने भी प्रचंड को कुछ झटके दिए, जैसे कि सेंडिंग ए प्राइम मिनिस्ट्रियल स्पेशल एनवे टू अर्ज मधेसी पार्टीज नॉट टू सपोर्ट प्रचंडा। ठीक है, इंडिया ने भी अपनी तरफ से क्या है थोड़ी सी राजनीतिक चाल चली, जैसे कि उन्होंने प्राइम मिनिस्ट्रियल स्पेशल एनवे को क्या कहा कि आप जो है मधेसी पार्टीज़ को कहिए कि आप जो है प्रचंड का सपोर्ट मत करें इन ऑर्डर टू सेव हिज गवर्नमेंट। इससे आपकी सरकार क्या हो जाएगी, बची रहेगी। बट दिस टाइम राउंड प्रचंडा केम अक्रॉस ए सीरियस सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड मैच्योर स्टेटमेंट। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो एक प्रकार से कहना चाहिए अपने आप में गड़बड़ाए नहीं, अपना सारा का सारा स्टेटमेंट भी नहीं गड़बड़ाए। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू हैज़ शोन सेंसिटिविटी। इसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कुछ सेंसिटिविटी दिखाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब उन्होंने रिश्योर्ड किया था प्रचंडा को दैट डिफरेंसेस ऑन द बॉर्डर इशू वुड बी रिजॉल्व टू म्यूचुअल सेटिस्फिकेशन। दोनों देशों के बीच में बॉर्डर में यदि विवाद चल रहा है तो म्यूचुअल सेटिस्फिकेशन के आधार पर हम इसको अलग कर देंगे। इसके बाद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं। इनकी जो विज़िट रही है इसने काफ़ी हेल्प करी है। इसके माध्यम से हम अंडरलाइन कर सकते हैं रियल वाली प्रायोरिटीज़ को। द गेम चेंजर विच कैन ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक लैंडस्केप, जिसके माध्यम से कुछ जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है, इकोनॉमिक परिदृश्य है, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाने वाला है। जैसे कि इकोनॉमी के क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करी जाती है टू सप्लाई इन एनर्जी टू इंडिया। अब सोचिए नेपाल जैसा देश बिजली बना करके भारत को बेचेगा, इसके बाद बांग्लादेश को भी बेचेगा। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर बातचीत हुई, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बातचीत होती है, एक्सेस टू इंडियन रिवर ट्रांसपोर्ट। इसके साथ साथ में नेपाल जो इंडियन रिवर ट्रांसपोर्ट है उसको भी एक्सेस कर पाएगा, उसका भी उपयोग कर पाएगा। इसके अलावा इनोवेटिव टूरिज्म सर्किट की बात करी जाती है एंड बेटर कनेक्टिविटी के मुद्दे यहाँ पर उठाए जाते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में हमें कुछ हाई लेवल के कमिटमेंट देखने को मिले थे बायलैटरल कोऑपरेशन के मामले में बहुत सारे फ्रंट के ऊपर विद इम्प्रूव डिलीवरीज वाज नेसेसरी। जैसे जो डिलीवरी में हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था और ये काफ़ी नेसेसरी भी था। यहाँ पर कुछ अप्रत्याशित क्रॉस पार्टी कंसेंसस भी हुई थी व्हेन द महाकाली ट्रीटी आइडेंटिफाइंग द पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट विथ पावर स्टेशन ऑफ इक्वल कैपेसिटी ऑन बोथ बैंक ऑफ रिवर वाज नेगोशिएटेड। तो महाकाली ट्रीटी की जब बातचीत यहाँ पर चलती है तो उस समय में हमें कुछ अप्रत्याशित घटना घटित हुई दिखाई दी थी।
साइंड एंड रिसीव्ड पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन ए फ्यू ईयर्स एगो। तो कुछ साल पहले की बात है जब इस ट्रीटी को पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन समर्थन प्राप्त हुआ था। डिस्पाइट पॉलिटिकल चेंजेस इन बोथ कंट्रीज, दोनों देशों में राजनीतिक सत्ता में चेंजेस आए, इसके बाद भी ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। फिर ये जो फाइनलाइज डिटेल्ड प्रोजेक्ट है, रिपोर्ट है, इसको सबमिटेड किया गया था दोनों गवर्नमेंट के बीच में एक्सपेडिशियसली। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है एक्सपेडिटियसली, एक्सपेडिटिशियली। एक मिनट, इसका हम मीनिंग देख लेते हैं। एक्सपेडिटियसली का मतलब होता है शीघ्र, अतिशीघ्र। तो दोनों को सबसे पहले तो इसकी रिपोर्ट सौंपी गई। इसके बाद बताया जाता है कि फाइनेंसेस अरेंज्ड, रुपए पैसे का अरेंजमेंट किया गया। मॉडलिटीज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को कंडक्ट किया गया था 1 साल के भीतर में ही, जब इनका अप्रूवल मिल गया था डीपीआर रिपोर्ट का। इसके साथ साथ में हमें कुछ नई डायमेंशन दिखाई दे रही है बिजली वाले सेक्टर में। द ट्रांसमिशन पैसेज ट्राईलैटरल पावर ट्रांजैक्शन फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया। यहाँ पर इसलिए ट्राईलैटरल पावर ट्रांजैक्शन हम बोल रहे हैं कि 3 लोग इसमें शामिल हो जा रहे हैं, नेपाल, इसके बाद इंडिया, इसके बाद बांग्लादेश। यहाँ पर कुछ नए पावर प्रोजेक्ट भी जो है अंडर इम्प्लीमेंटेशन में चल रहे हैं या फिर ऑन द ड्राइंग बोर्ड। एंड द फाइनलाइजेशन ऑफ एग्रीमेंट फॉर लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड। इसके साथ साथ में दोनों देश चाहते हैं कि जो पावर ट्रेड का एग्रीमेंट है वो लॉन्ग टर्म वाला रहे। इसके साथ साथ में ये कुछ एग्रीमेंट या फिर एग्री हुए हैं। इंक्रीज़ किया जाएगा क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ पावर। आप जो पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाएगा। नेपाल से इंडिया जो भेजी जाएगी वो रहेगी 10,000 मेगावाट और इसका टाइम फ्रेम रखा गया है 10 साल का। एन एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी अवेट द एंटायर सब रीजन। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा रीजन जो है प्रगति करने वाला है नेपाल का। कोऑपरेशन फॉर पेमेंट एंड टेक्नोलॉजी की बात करी जाती है, पेमेंट का मुद्दा उठाया गया है और टेक्नोलॉजी। यदि डिजिटल फाइनेंस कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाता है तो एक क्रूशियल डेवलपमेंट माना जाएगा। दोनों देशों के बीच में एमओयू, किस किस के बीच में, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड के बीच में, ठीक है, कुछ एमओयू साइन हुए हैं ताकि जो क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट है उसका फ़ायदा उठाया जा सके, ठीक है। फैसिलिटेटिंग मतलब होता है अभिनंदन करना। इसके बाद एंड द इंडियन ऑफर टू क्रिएट ए ग्राउंड स्टेशन। इंडिया ने ऑफ़र दिया है, इंडियन ऑफ़र क्या रहा है कि हम क्रिएट करना चाहते हैं एक ग्राउंड स्टेशन एंड सप्लाई करेंगे 300 यूज़र टर्मिनल टू ऑफ़र द सर्विसेज ऑफ साउथ एशिया सैटेलाइट की भी सुविधा हम नेपाल को देना चाहते हैं। अंडर ग्रांट असिस्टेंट आर इम्पॉर्टेंट, ये भी ग्रांट असिस्टेंट के माध्यम से दिया जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ में ये दोनों ही प्रमोट करेंगे रीजनल कोऑपरेशन को स्पेस सेक्टर में एंड स्पेस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन टेलीकम्युनिकेशन। स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है टेलीकम्युनिकेशन में, ब्रॉडकास्टिंग में, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, ई गवर्नेंस, बैंकिंग, एटीएम सर्विस, मेट्रोलॉजिकल डाटा ट्रांसमिशन, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड द नेटवर्किंग ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो इतने सारे सेक्टर की बात यहाँ पर बताई जाती है। दूसरी नंबर की बात यह है अब चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो जो रियल चैलेंजेस है वो नेपाल के लिए वो है डीपॉलिटाइज कोऑपरेशन जो हो रहा है उसको पॉलिटिक्स की दृष्टि से आप बिल्कुल मत दीजिए, स्पेशली इंडिया के साथ में। पार्टिकुलरली वाटर रिसोर्सेज कोऑपरेशन के बीच में तो आप इसको पॉलिटिकल मुद्दे के तौर पर बिल्कुल भी मत उठाइए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, इसके लिए सरकारों को अपनी डेमोक्रेसी में सुधार करना है, अपनी जो गवर्नेंस सिस्टम है अपने होम में उसको सुधार करना है। एंड चेक अनब्रिडल्ड करप्शन, जो करप्शन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश हमको करना है। इंडिया की यदि हम बात करें तो ये काफ़ी नेसेसरी हो जाएगा कि हम एड्रेस करेंगे परसेप्शन इन नेपाल दैट इट इज़ नो लॉन्गर ए फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी एंड टू गिव ए सेंस ऑफ ऑनरशिप। तो
फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी वाली बात नहीं है, ये सेंस ऑफ ऑनरशिप वाली बात है। इक्वालिटी एंड क्रेडिट फॉर मेजर फॉरवर्ड मूवमेंट इन सेक्टर सच एज हाइड्रो पावर टू पार्टीज अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं ये फोकस करता है मेनली इंडिया की जो डिस्कॉम कंपनीज़ हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिनको बोलते हैं, इनके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है कि वो कौन कौन सी चीज़ों को फेस कर रही हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि डिस्कॉम कंपनी आखिर हम बोलेंगे किसको, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में डिस्कॉम बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। सबसे पहले तो ये क्या काम करेंगी, बिजली बनाने वाली कंपनी से बिजली को ख़रीदेंगी, इसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और उसी के डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज आपसे लिया जाता है। जैसे कि आप सबसे मिनिमम यदि देखें तो 2 रुपया यूनिट के हिसाब से ये आपको चार्ज करती हैं, कर रही हैं ना। आपने पूरी की पूरी बिजली को ख़रीदा नहीं है, खाली आप डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज दे रहे हैं, उसको वितरण का चार्ज देते हैं। यदि हम अदर वर्डों में कहें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं एक ऐसी यूटिलिटीज़ हैं या कंपनी है टिपिकली जो कि पावर को ख़रीदती हैं जनरेटर से, इसके बाद जो कंज्यूमर होते हैं उनको रिटेल के रूप में बिजली बेचने का काम करती हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर इज़ कंकरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो ये जो बिजली का सेक्टर होता है उसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ पावर टू रूरल एंड अर्बन कंज्यूमर रेस्ट विथ द स्टेट। कुल मिलाकर के देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है वो इस स्टेट की ही रहती है, चाहे पावर का सप्लाई हो चाहे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहे, तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस स्टेट सरकार की आ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है, जिसने प्रोवाइड किया था एक फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको हटा दिया गया, उसको डिसमेंटलिंग कर दिया गया, विखंडित कर दिया गया। एंड द सेपरेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सेपरेट कंपनीज। यहीं से पावर जनरेशन अलग कंपनी करेगी, पावर ट्रांसमिशन अलग कंपनी करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन अलग कंपनी करेगी। ये 2003 के एक्ट के माध्यम से संभव हुआ था। पहले एक बोर्ड हुआ करता था, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इसके बाद लाइसेंस की बात करी जाती है तो जो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन का काम है उसको डी लाइसेंस किया गया, मतलब जो लाइसेंस सिस्टम चला करता था उसको बंद किया गया और अब फिर जो लाइसेंस है उसको कंपलसरी नहीं रखा गया है। जबकि जो ट्रांसमिशन है एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो आज के समय में भी लाइसेंस पर ही आधारित है। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेक्टर है वो अभी भी लाइसेंस वाला है और अभी भी रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसके बाद प्रमोटिंग कंपटीशन, protecting consumer interest and the supply of electricity to all were key objective of the legislation। जब ये कानून बनाया गया था तो उस समय में इस क्या क्या चीज़ बातों का ध्यान रखा गया था, कंपटीशन को बढ़ावा देना है, कंज्यूमर इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, इसके साथ साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है इसको बनाए रखना इसका मेन उद्देश्य रहा था। यदि हम न्यू रिजीम की बात कर लें तो इसके अंतर्गत में ऐसा हमें इंडस्ट्री स्ट्रक्चर खड़ा करना है, ठीक है, जिसमें कंपटीशन हो, और जब कंपटीशन होगा तो जाहिर सी बात है आपको जो रेट है वो कम मिलेगा। द शेयर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द क्रिएशन ऑफ न्यू जनरेटिंग कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज रैपिडली। इसके साथ साथ में आप देखते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तेज़ी के साथ में बढ़ते गया, न्यू जनरेटिंग कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज, और इसके साथ साथ में जो बिजली की जनरेटिंग कैपेसिटी है उसमें भी हमको वृद्धि देखने को मिली। कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट थ्रू लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट, पीपीए जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है, यदि एग्रीमेंट हो रहा है तो लंबे समय के लिए होना चाहिए।
लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट के ऊपर भी फोकस किया गया, ये बढ़ते गए। इसके साथ साथ में यदि इस प्रकार के एग्रीमेंट बढ़ते हैं तो प्राइस जो है कम होते जाता है, जैसा पहले हुआ करता था। पहले थोड़ा हाई हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में जो प्राइस है वो थोड़ा सा आपको डाउन ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर एंटीसिपेटेड वर्ड यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है प्रत्याशा करना, अनुमान लगाना या फिर आशा करना। फिर सरकार नेशनल सोलर मिशन लेकर के आई, तो जो इम्प्रेसिव ग्रोथ हमको देखने को मिली थी रिन्यूएबल पावर सेक्टर में, ये पूरी की पूरी तरह से रिजल्ट रहा था किसका? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का। इस सेक्टर में भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट जम के किया था। इसके बाद टैरिफ पर आधारित बिड्स लगाई गई, बोली लगाई गई, किसके लिए? सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़। तो जो डिस्कॉम कंपनीज होती हैं, इनको भी टैरिफ पर आधारित बिड्स का प्रावधान इनके लिए किया गया। ये एक की माना जाता है की टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द नेशनल सोलर मिशन। ये भी नेशनल सोलर मिशन का एक रीज़न हो सकता है कि ये सफल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या बोली वाला सिस्टम चालू किया गया था। आज के टाइम में आप ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वन ऑफ द चीपेस्ट रेट वाला कंट्री माना जाता है, यदि आप सोलर पावर सप्लाई के मामले में बात करें पूरे विश्व भर में। तो इसके बाद यूनाइटेड किंगडम के मॉडल के बारे में यहाँ पर चर्चा करी जाती है कि यूनाइटेड किंगडम के मॉडल में किस प्रकार से आज के समय में सारा कामकाज चल रहा है। सबसे पहले तो मैंडेटरी पावर पूल हैड बीन क्रिएटेड। सबसे पहले बिजली को इकट्ठा किया गया अनिवार्य तौर पर। इसके बाद जितने भी जनरेटर्स लोग थे, इन्होंने बोली लगाई अगले ही दिन कि हमारे पास इतनी सारी बिजली हो गई है, हम बना के रख लिए हैं, अब बोली लगाइए आप। जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाएगा आप उसको बिजली दे देंगे। इंडिकेटिंग द क्वांटिटी दे कुड सप्लाई अलोंग विद द प्राइस। ठीक है, हम बिजली सप्लाई करेंगे और इसके पैरेलल में रहेगा क्या चीज़? प्राइस। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया गया था, इसके अंतर्गत जो कंज्यूमर लोग हैं, हमारे जैसे जो ग्राहक लोग हैं, जो कि लगभग 1 मेगावाट का लोड इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ऊपर का 1 मेगावाट और इससे एबव का, तो हमारे पास ये राइट होता है, ये अधिकार होता है ओपन एक्सेस का। इसके साथ साथ में हम इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकते हैं जिससे भी हमारी मर्जी रहेगी, एंड पे द डिस्कॉम ओनली फॉर द यूज़ ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और पैसा आपको खाली डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क का देना है, एंड ए क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज। किस किस चीज़ का देना है आपको? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का पैसा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का पैसा देना है। इसके साथ साथ में क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज का पैसा आपको देना है। ये जो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज है, ये नेसेसरी बन गया था एज हायर एंड इंडस्ट्रियल एंड कमेरिकल कंज्यूमर्स पे मोर एंड क्रॉस सब्सिडीज द लोअर एंड हाउस होल्ड हुज टैरिफ्स आर लेस। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज हो रहा है, एक प्रकार से आप जो फीस दे रहे हैं ये नेसेसरी हो गई है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल और कमेरिकल कंज्यूमर होते हैं ये ज़्यादा पैसा पेड करते हैं, जबकि जो क्रॉस सब्सिडी होती है इसके अंतर्गत लोअर एंड हाउस होल्ड वाले लोग हैं लोअर टैरिफ प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद रिफॉर्म, मार्केट, कंपटीशन, कंज्यूमर चॉइस, ये काफ़ी पॉजिटिव कनेक्शन रखते हैं आपस में। डिस्कॉम को हम देखते हैं एज द वीक लिंक इन द सप्लाई चेन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्कॉम कंपनीज हैं सप्लाई चेन के मामले में काफ़ी वीक मानी जाती हैं। विथ राइजिंग क्यूमुलेटिव लॉसेस, क्या क्या चीज़ें फेस कर रही हैं? ये जो है राइजिंग क्यूमुलेटिव लॉसेस को फेस कर रही हैं। इसके साथ साथ में इनकी इनेबिलिटी है टू पे जनरेटर्स ऑन द टाइम।
जिससे बिजली खरीद रही हैं उनको ये पैसा टाइम पे नहीं दे पाती हैं। ये इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और भी कुछ समस्याएं हैं इनकी, देखिए कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमी में आप इनको तौल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, द इनेबिलिटी ऑफ द रेगुलेटर्स इन द स्टेट्स। स्टेट में जो रेगुलेटर बनाए गए हैं जो कि इन कंपनियों को रेगुलेट करते हैं, ये लोग डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ्स को, कि कितना चार्ज आपको लेना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ में काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस करती है टू गिव टाइमली सब्सिडी। सरकार समय समय पर सब्सिडी नहीं दे पाती है। अब जैसे कोई बिजली का वितरण करने वाली कंपनी है, वो तो हमसे खाली 4 ही रुपये ले रही है, जबकि बिजली उसने कितना महंगी खरीदी होगी। सरकार उनको सब्सिडी देती है, तो टाइम पीरियड पर उनको सब्सिडी नहीं मिल पाती है एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। तो ये जो अंडरलाइंग करने वाली प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग सम इम्पोर्टेड रिफॉर्म आइडियाज़। बाहर से लाए हुए आइडिया यहाँ पर काम करने वाले नहीं हैं इस मामले में। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल इकोनॉमी इश्यू है मिस गवर्नेंस का, रेंट सिंकिंग इन सम स्टेट वेयर प्राइवेटाइजेशन एज इन दिल्ली में परहैप्स बी ओनली द सोल्यूशन। तो सरकार को ऐसा कुछ सॉल्यूशन लेकर के आने की ज़रूरत है, जैसा कि आप दिल्ली जैसी जगहों में देख रहे हैं। क्या चीज़? प्राइवेटाइजेशन का।